नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के नक्शे पर एक बहुत ही दिलचस्प सफर करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां रास्ते पहाड़ों को चीर कर निकलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत के कुछ सबसे जरूरी पर्वतीय दर्रों के बारे में है। हम उत्तर में काराकोरम की बर्फीली ऊंचाइयों से शुरू करेंगे और दक्षिण में पश्चिमी घाट की हरियाली तक जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ज्योग्राफिक टूर नहीं होने वाला। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते हैं या फिर ये भारत की कहानी और किस्मत लिखने वाली नसें हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये दर्रा या माउंटेन पास आखिर होता क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी बातचीत इसी पर टिकी है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो दर्रा पहाड़ों के बीच का एक कुदरती रास्ता है। मतलब अगर आपको पहाड़ की एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो आप पूरी चोटी नहीं चढ़ते, आप इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जो सबसे कम ऊंचाई पर होता है। ये एक तरह का, आप क्या कहते हैं, नेचुरल गेटवे है। अपनी बातचीत वहीं से शुरू करें। बिल्कुल। हिमालय के दर्रों की बात ही कुछ और है। मेरे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है काराकोरम दर्रा। जी। स्रोत बताते हैं कि ये करीब 5,540 मीटर की ऊंचाई पर है। ये तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हुआ। जी हाँ, सबसे ऊंचा। और ये ऊंचाई ही इसकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। काराकोरम दर्रा वो जो मशहूर सिल्क रूट था उसका हिस्सा था। अच्छा, वही सिल्क रूट। हाँ, तो अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये उस जमाने का इंटरनेट था। उस जमाने का इंटरनेट? वाह, ये सोचने का एकदम नया नजरिया। बिल्कुल। इस रास्ते से सिर्फ रेशम और मसाले नहीं गुजरते थे, बल्कि बौद्ध धर्म जैसी विचारधाराएं, कागज बनाने जैसी नई टेक्नोलॉजी और यहां तक कि बीमारियां भी इसी रास्ते से एक महाद्वीप से दूसरे तक फैली। इस एक दर्रे ने एक तरह से पूरे एशिया का नक्शा बदल दिया। मतलब व्यापार के साथ साथ कल्चर और आइडियाज का भी लेन देन हो रहा था। क्या आज भी कोई ऐसा दर्रा है जो इसी तरह व्यापार का एक बड़ा जरिया हो? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए हमें हिमालय में थोड़ा पूर्व की तरफ चलना होगा। सिक्किम, वहां है नाथुला दर्रा। ये भी उसी प्राचीन सिल्क रूट की एक शाखा थी। अच्छा। 1962 की लड़ाई के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि हजारों साल पुरानी ये रास्ते आज भी कितने जरूरी हैं। मतलब इतिहास आज भी जिंदा है इन रास्तों पर। लेकिन इन दर्रों का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए तो नहीं होता होगा। आज के दौर में तो इनका एक और मतलब होगा, खासकर सीमाओं पर। सही कहा आपने। मैं बार बार एक शब्द सुनती हूँ, सामरिक महत्व या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। जब हम किसी दर्रे के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सामरिक महत्व सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसके 3 पहलू हैं। पहला है सेना की सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन? हाँ, जैसे श्रीनगर से लेह तक जरूरी सामान, हथियार और सैनिक भेजने हो तो जोजिला दर्रे के बिना ये मुमकिन नहीं है। अगर ये दर्रा बंद हो जाए तो लद्दाख एक तरह से देश से कट जाता है, इसलिए जोजिला को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अच्छा, तो पहला हुआ सप्लाई, और दूसरा पहलू? दूसरा है ऊंचाई का फायदा, मतलब एक बेहतर वेंटेज पॉइंट। जो सेना दर्रे की ऊंचाई पर कंट्रोल रखती है वो नीचे की पूरी घाटी और दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकती है, जैसे खारदुंगला, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में गिना जाता है। बिल्कुल। वो सिर्फ टूरिस्ट के नहीं है, वो सियाचिन ग्लेशियर तक हमारी सेना की पहुंच के लिए एक लाइफलाइन है। वहां से निगरानी रखना बहुत आसान हो जाता है। सप्लाई लाइंस और निगरानी, समझ गई। और तीसरा पहलू क्या है? तीसरा पहलू है जब कोई दर्रा 3 देशों की सीमाओं के बहुत पास हो। इन्हें ट्राई जंक्शन कहते हैं। और हमारे पास ऐसे 2 बहुत संवेदनशील दर्रे हैं। 2? कौन कौन से? एक है उत्तराखंड में लिपुलेख, जो भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा, जो भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर है। और ये ट्राई जंक्शंस इतने संवेदनशील क्यों होते हैं? क्योंकि जहां 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं वो जगह हमेशा तनाव का केंद्र बन सकती है। एक एक इंच जमीन पर तीनों देशों का दावा हो सकता है। इसीलिए इन जगहों पर सेना की मौजूदगी और चौकसी बहुत ज्यादा होती है। लिपुलेख का जिक्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी आता है ना? जी हाँ, लिपुलेख दर्रा सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का एक प्रमुख रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, तो यहाँ रणनीति और आस्था दोनों साथ साथ चलते हैं। ये तो कमाल है। एक ही रास्ता सेना के लिए भी जरूरी है
और तीर्थयात्रियों के लिए भी। इन ऊंचे पहाड़ों में सेना को दुश्मन के अलावा एक और चीज से भी तो लड़ना पड़ता होगा, मौसम। बिल्कुल, मौसम सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। क्या कोई ऐसा दर्रा है जो अपनी इसी चुनौती के लिए जाना जाता हो? हाँ, खारदुंगला की चुनौतियां हमें एक और दर्रे की याद दिलाती हैं जहां मौसम ही राजा है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की। रोहतांग पास? हाँ, रोहतांग का मतलब ये है लाशों का ढेर। ये नाम ही वहां के खतरनाक मौसम की कहानी खुद कहता है। सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि पहले ये रास्ता 6 महीने के लिए बंद हो जाता था और लाहौल स्पीति घाटी पूरी दुनिया से कट जाती थी। कैद हो गए। हाँ, और इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अब रोहतांग के नीचे से अटल टनल बनाई गई है, जो अब साल भर कनेक्टिविटी देती है। लेकिन जब रोहतांग खुलता है तो वहां से गुजरना एक अलग ही अनुभव है। आप 20-20 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों के बीच से गाड़ी चला रहे होते हैं। बर्फ की दीवारें, ये नज़ारा तो वाकई देखने लायक होगा। हिमाचल में एक और दर्रे का जिक्र है, बारालाचाला। स्रोत कहते हैं कि ये 3 नदियों का उद्गम है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, एक ही जगह से 3 नदियां कैसे निकल सकती? प्रकृति का एक अजूबा ही है। बारालाचाला एक बहुत बड़े पठार जैसा है जहां से 3 अलग-अलग दिशाओं में पानी बहना शुरू होता है। एक धारा बनती है भागा नदी, दूसरी बनती है चंद्रा जो आगे जाकर चनाब नदी बनाती है, और तीसरी धारा से यूनाम नदी निकलती है। मतलब दर्रे सिर्फ जमीन को नहीं, पानी को भी रास्ता देते हैं। सही कहा, ये हमारे रिवर सिस्टम्स के जन्मस्थान भी हैं। ये तो सच में कमाल है। और नदियों की बात चलिए तो शिपकीला दर्रे का जिक्र भी आता है, जहां से सतलुज नदी भारत में दाखिल होती है। एक पूरी नदी एक संकरे रास्ते से गुजरती है। ये दिखाता है कि प्रकृति में रास्ते सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनते। बिल्कुल। अब तक हमने जिन दर्रों की बात की वो या तो इतिहास के पन्ने पलटते हैं या देश की सुरक्षा की कहानी कहते हैं। लेकिन कुछ दर्रे ऐसे भी हैं जो आज के आधुनिक भारत की धड़कन है, उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। आप मुंबई के आसपास के दर्रों की बात करिए, भोरघाट और थालघाट। एकदम सही। मुंबई में रहने वाला हर इंसान इनसे वाकिफ है, भले ही वो इन्हें इस नाम से न जानता हो। मुंबई से पुणे जाने वाला एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइन वो भोरघाट से गुजरती है, और मुंबई से नासिक का रास्ता थालघाट से। जरा सोचिए, अगर ये 2 दर्रे न होते तो मुंबई का पोर्ट और आर्थिक केंद्र के तौर पर इतना विकास शायद कभी नहीं हो पाता। मतलब ये वो रास्ते हैं जिन पर हमारी मॉडर्न इकोनॉमी दौड़ रही है। और इसी तरह की जीवन रेखा कश्मीर में भी तो है। बनिहाल दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। हाँ, और वहां तो जवाहर सुरंग भी है। जी, बनिहाल दर्रे की कहानी इंजीनियरिंग की जीत की कहानी है। यहाँ पहाड़ों को काटकर बनाई गई जवाहर सुरंग ने कश्मीर की किस्मत बदल दी। पहले सर्दियों में बनिहाल दर्रा भी बर्फ से बंद हो जाता था, लेकिन इस सुरंग की वजह से अब कश्मीर घाटी साल के 365 दिन देश के बाकी हिस्सों से जुड़ी रहती है। इससे तो वहाँ के व्यापार, पर्यटन और आम जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। तो ये दर्रे सिर्फ जोड़ते ही नहीं, बल्कि किसी इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं। हमने उत्तर की बात की, पश्चिम की बात की, लेकिन दक्षिण भारत में भी तो दर्रे हैं। वहां का नजारा तो बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल अलग। और वहां एक ऐसा दर्रा है जो कुछ ऐसा करता है जो कहीं और नहीं देखा जाता। मैं बात कर रहा हूं केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले पालघाट दर्रे की। इसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। पलक्कड़ गैप? हाँ, ये पश्चिमी घाट की लंबी पर्वत श्रृंखला के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, करीब 30-40 किलोमीटर चौड़ा। और इसकी खासियत क्या है? ये भी सड़क और रेल के लिए रास्ता देता होगा। वो तो है ही, लेकिन इसकी असली खासियत है मौसम पर इसका असर। जब अरब सागर से मानसून की हवाएं आती हैं तो वो ऊंचे पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में तो भारी बारिश करती हैं, पर तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, तमिलनाडु तो रेन शैडो एरिया में आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये पालघाट का गैप उन हवाओं के लिए एक कॉरिडोर का काम करता है। मानसून की हवाएं इसी गैप से होकर तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती हैं और वहां बारिश करती हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि एक दर्रा मौसम को कंट्रोल कर रहा है? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, ये दिखाता है कि दर्रों का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि भूगोल और जलवायु पर भी कितना गहरा होता है। ये दर्रा ना होता तो तमिलनाडु के कई जिलों की खेती का नक्शा ही कुछ और होता। वाह, आज तो दर्रों के बारे में सोचने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। ये सिर्फ पहाड़ों में कटे रास्ते नहीं हैं, ये तो भारत की पूरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे काराकोरम जैसे दर्रे हजारों साल पहले
विचारों के सुपर हाईवे थे, कैसे जोजिला और खारदुंगला आज हमारी सुरक्षा की गारंटी हैं, कैसे रोहतांग प्रकृति की ताकत का प्रतीक है और कैसे भोरघाट और पालघाट जैसे दर्रे हमारी अर्थव्यवस्था और मौसम को चला रहे हैं। हर दर्रे की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कहानी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दर्रे भारत के शरीर में उन नसों की तरह हैं जिनसे इतिहास, संस्कृति, सुरक्षा और समृद्धि का संचार होता है। इन्होंने सदियों से भारत को आकार दिया है और आज भी दे रहे हैं। और यहीं पर मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि इन दर्रों ने सदियों से सभ्यताओं को जोड़ा और व्यापार को मुमकिन बनाया। लेकिन आज हवाई यात्रा, इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन के इस युग में इन प्राचीन पर्वतीय द्वारों का भविष्य क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या इनका महत्व सिर्फ सेना और टूरिस्ट के लिए रह जाएगा, या ये सांस्कृतिक मेलजोल और नई तरह के कनेक्शंस के जरिए कोई नई भूमिका निभाएंगे?